हमेशा याद रखेंगे 316 वर्षों का शासन है। और ये मुगल कौन है, इनके बारे में सबसे पहले जाने तो कहते हैं कि मुगल जो है वो आपका मंगोल से शब्द आया है। मंगोल आक्रमणकारियों के बारे में आप जानते होंगे कि वो अक्सर भारत आते रहते थे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि किसी एक मंगोल आक्रमणकारी का नाम लिखिए जो सबसे चर्चित नाम आपने आज तक की क्लासेस में जाना हो, कोई एक ऐसा नाम लिखिए। प्रांजलि शर्मा, सचिन, विकास, ताराशिकोह, मुस्कान, बहुत शाबाश, चंगेज खान, बहुत। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो चंगेज खान है, तो चंगेज खान कौन था आपका, तो वो सब मंगोल आक्रमणकारी थे। धीरे धीरे वही मंगोल क्या हो गए, मुगल हो गए। और अगर हम बात करें तो कहते हैं कि भाई जैसे कि अगर हम बात करें बाबर की, जो संस्थापक है इसका, तो बाबर की जो जनजाति है वो बताई जाती है चगताई है, यानी वो चगताई जनजाति से संबंधित था, तुर्कों की एक शाखा थी। अब वो चगताई नाम जो है वो तैमूर का दूसरा बेटा ही है, यानी कि तैमूर के वंशज भी हुए। तो ये नाम जो मुगल पड़ा है, इनको मूल ओरिजिन कहाँ से है इसका, मंगोलों से है। ये बात याद रख लेनी है आपको। हाँ जी भैया याद रखेंगे, उसी को हमको समझना है। लिखें 14वीं पीढ़ी, यानी जो 14th जनरेशन थी, क्योंकि चंगेज खान तो बहुत पहले रहा। इससे संबंधित है चंगेज खान से। इस वर्ष में चंगेज खान भारत आ सकता था, बताओ। मैंने आपको बताया था 1221 में ऐसी स्थिति बन गई थी कि वो आया था, लेकिन इल्तुतमिश ने उसको लौटा दिया। क्या बोलेंगे, 14th जनरेशन ऑन मदर साइड। इसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन आप समझना ध्यान से। देखो, अब से पहले, बाबर से पहले जितने भी शासक हिंदुस्तान में आए, तो उन सब ने क्या एक केंद्रीय व्यवस्था को जन्म दिया? आपने अब तक क्या जाना है? तो आप कहेंगे नहीं भैया, वो भारत को एक व्यवस्थित शासन नहीं दे पाए। अंतिम समय देखिए दिल्ली सल्तनत का जब पतन हुआ, हालांकि जब वो उत्तर में थे, हम ये कह सकते हैं कि उनका मुख्यतः शासन नॉर्थ इंडिया में रहा, और अंत में तो ऐसी स्थिति आ गई कि उत्तर भारत भी उनके नियंत्रण में न रहा। जैसे इब्राहिम लोदी की हम बात करें, उसको भारत तो छोड़िए, वो पूरे उत्तर भारत तो छोड़िए, वो दिल्ली तक का पूरी तरह से उस क्षेत्र का शासक न रहा। तो कहने का मतलब है कि इससे पहले के जितने भी शासक आए, उन सब ने एक केंद्रीय बहुत मजबूत व्यवस्था कि संपूर्ण भारत को जो जोड़ ले, ऐसी व्यवस्था नहीं दी। सबसे पहले अगर उस समय के समाज की स्थिति की बात करें, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि भाई मुस्लिम आगमन तो भारत में हो ही रहा था। जब कोई भी चीज नई प्रवेश करती है तो उसका विरोध होता है, एकदम से नई चीज कोई आए, नई चीज का विरोध होता है ना। जैसे मान के चलो सब पूर्ण वस्त्र पहनते थे और किसी ने पहले अगर छोटे वस्त्र पहने होंगे तो उसका एक विरोध हुआ होगा सोसाइटी में, और धीरे धीरे क्या हुआ होगा, फिर सब लोग उसको अपना लेते हैं। ऐसे ही भारत में जब भी कोई नए व्यक्ति आए तो नई चीज के बारे में क्या आपका सिद्धांत है कि उसको अपनाने में थोड़ा समय लगता है। अब चूंकि आप सबको पता होना चाहिए कि गजनबी के समय से ही, हालांकि व्यापारी मैंने बताया था अरब से व्यापार पहले से होता था, मुस्लिम व्यक्ति भारत में आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जब दिल्ली सल्तनत का उदय हुआ और उसका डाउनफॉल हुआ, इस सबके बीच में क्या हुआ कि बहुत सारे मुस्लिम भारत में आकर के बस गए। बात तो सीधी सी स्पष्ट सी बात है, आप कहेंगे हाँ जी बस गए। लेकिन इस सबके बीच में क्या हुआ कि शुरुआत में जो विरोध थे धार्मिक, वो धीरे धीरे लोगों में कम हुए, लोग आपस में मिलकर के रहने लगे। हालांकि एक दूसरे की संस्कृतियों को उन्होंने प्रभावित किया, लेकिन धीरे 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 क्या हुआ कि वो एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान भी करने लगे। इस समय की स्थिति ये थी सन 1500 की कि भारत में क्या है, बहुत जगह पर आकर के मुसलमान बस चुके थे, जैसे कि बंगाल के शासकों के प्रसर से बंगाल में, गुजरात में, आपका उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, सब जगह मुस्लिम जो है पहुंच चुके। बात क्लियर है? तो हम पढ़ाएंगे आपको गोलकुंडा, और आपका एक और था बरार हो गया, अहमदनगर हो गया, बीजापुर हो गया, बीदर एक था इसमें, बीदर। तो मुसलमान बहमनी साम्राज्य जो साउथ में था वो भी 5 में था, और इन सबके बीच में झगड़े थे। इसलिए मैं कह रहा था कि भारत में कोई केंद्रीय व्यवस्था नहीं थी, ये सब आपस में झगड़ते थे। इन सबका झगड़ा आपका विजयनगर से था। मुसलमान और हिंदुओं का आपस में झगड़ा था, मुसलमान मुसलमान का आपस में झगड़ा था, ठीक है। और क्या बोलेंगे, आपका हिंदू हिंदुओं का आपस में झगड़ा था। तो उस समय पे अगर मैं बात करूं, बहुत मजबूत स्थिति में राणा सांगा जी थे, ठीक है, जो दिल्ली के सबसे मुख्य दावेदार थे। अब अगर हम बात करें बाबर की, कि बाबर जो पैदा हुआ फरगना में, उसका जन्म लिखना, बाबर का जन्म रिलेट करना थोड़ा। बाबर एक वॉरियर है। अब आप इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से मत समझना कभी। 14 फरवरी को और 1483 में इसका जन्म हुआ था, 1483 में, ठीक है। और बाबर का बर्थ ऑफ बाबर, और इसके पिता की जो मौत हुई, क्या नाम है पिता का, उमर शेख मिर्जा, 1494, ठीक है, एडी में, ईस्वी में इसके पिता की मौत हो गई। जब इसके पिता की मौत हो गई तो इसकी उम्र जो थी वो थी 11 वर्ष और 4 माह। मैं क्यों कह रहा हूं उसको कि वो एक वॉरियर था। जब इसके पिता एक बार कबूतर उड़ा रहे थे उमर शेख मिर्जा, तो उनके ऊपर एक मकान की दीवार गिर गई और इसके पिता की डेथ हो गई 1494 में। तो इसके पिता के खिलाफ, यानी इसके जो पिता का साम्राज्य था उसको हड़पने के लिए इसके ताऊ और इसके मामा दोनों ने संगठन बना लिया, यानी इसके पिता के साले और इसके पिता के बड़े भाई ने, इसके ही संबंधियों ने इसके खिलाफ क्या है, संगठन बनाया उमर शेख मिर्जा के खिलाफ में, कि इसके शासन को हम हड़पेंगे, और उन्होंने उसको हड़पा भी। हालांकि अगर मैं आपको बताऊं कि बाबर की जो पूरी जिंदगी रही, बाबर को जो मैसेज है, बाबर को जो नॉलेज है, बाबर को जो लड़ाका, बाबर को जो मतलब शक्ति दी है, वो उसकी दादी ने दी है। उसको जो टीचिंग्स मैं भी आगे बताऊंगा उसने हुमायूं को क्या सिखाया, तो उसकी टीचिंग्स यही थी कि अभी हम उनके बारे में बात करेंगे कि बाबर को जो कुछ सिखाया गया, या बाबर ने जो कुछ भी, जैसे बाबरनामा में लिखता है वो, या हुमायूं को उसने क्या मैसेज दिया, ये सब उसकी दादी के द्वारा प्रदत्त था, उनके द्वारा दिया गया था। जब इसके पिता की मौत हुई तो मैंने क्या बताया यहाँ पर, इसके पिता की मौत के बाद में क्या स्थिति हो जाती है कि पिता की मौत होगी, आपका इसके बाद में स्थिति ये बनती है कि जो बाबर है इसकी एज थी इस टाइम पे 11 वर्ष। इन सब चीज़ों को आप चाहे तो नोट करें या ना करें, एक ही बात है, और मैं हमेशा जो नोट करने वाली बात है याद रखो। चलो एक और आधार आधार कर देते हैं हम, जब कभी भी आप अपने साथ पढ़ें, जो मुख्य नोट करने वाली चीज़ होगी उसको व्हाइट कलर से लिखेंगे, तो हम सब करें, बात क्लियर है। तो इससे आपको नोट बनाने में आसानी हो जाएगी। और अगर कभी मैं व्हाइट से नहीं लिख पाया तो आप समझ जाना कि मैं बोल के बता दूंगा कि भैया मैं इसको व्हाइट से नहीं लिख पाया। बाबर के जीवन में कठिनाइयां बहुत रही, और बाबर ने कभी गिव अप भी नहीं किया, अपने मरते दम तक गिव अप नहीं किया, थोड़ा नहीं उसमें। कठिनाइयां ये शुरू हुई कि जो इसके वंशज थे वो यूं तो महत्वाकांक्षी थे, और तैमूर की राजधानी हुआ करती थी समरकंद। तो उस टाइम पे माना जाता था कि समरकंद पर जिसका नियंत्रण होगा वही मध्य एशिया में एक बड़ी शक्ति होगा। तो इसके पिता का वो सपना तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन 11 साल 4 महीने का बच्चा, इसके बारे में कहा जाता है कि ये आपका बचपन में ही बूढ़ा हो गया बाबर। और बचपन में ही बूढ़ा हो जाने का अर्थ यह है कि बचपन में ही उसके हिस्से जिम्मेदारियां आ गई। अभी जानते 12 वर्ष कोई उम्र नहीं होती, 11 वर्ष 4 माह, लगभग 12 वर्ष। जैसे एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया, एमटीएस ने 11 वर्ष ऑप्शन में नहीं रखा, उन्होंने रखा 10 वर्ष 12 वर्ष। तो क्या चुनना है हमको, तब 12 वर्ष चुनना है। वो किस वर्ष में गद्दी पर बैठा, किस अवस्था में, तो 12 वर्ष। तो 12 वर्ष की अवस्था में जब बैठता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, कठिनाइयां तो उसके सामने है ही, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, समरकंद, और इसका उद्देश्य मरते दम तक रहेगा। यानी कि हमने कोई ख्याल अगर पाले हैं तो वो मरते दम तक हमारे अंदर जिंदा रहने चाहिए। बाबर का थॉट प्रोसेस ये है। इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि समरकंद मुझको अपने कंट्रोल में लेना, और इसके लिए इसने तुरंत पहला प्रयास किया 1494 में ही, 1494 में, जिसमें ये असफल रहा। क्या रहा, असफल, अनसक्सेसफुल। दूसरा प्रयास इसका, क्या बोलेंगे, जो इसका दूसरा प्रयास है, सेकंड एफर्ट, दूसरे प्रयास में ये सफल हुआ, और दूसरा प्रयास था इसका 1497 में। लेकिन यहां पर इसने सिर्फ 100 दिन नियंत्रण रखा, 100 दिन नियंत्रण। कितने दिन कंट्रोल कर पाया, 100 दिन, और 100 दिन के बाद में फिर से वहां की राजनीति की वजह से इसको छोड़ना पड़ा। और तीसरा प्रयास इसका हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मार्क करना, लिखना जरूर। तीसरा प्रयास जो है इसका, वो तीसरा प्रयास है इसका साथी 1501 में।
1501 में, और यहाँ पर वो 8 महीने तक उसने नियंत्रण रखा। क्यों भैया इसका बार बार नियंत्रण क्यों छूट जाता है? बार बार इसका नियंत्रण क्यों छूट जाता है? क्योंकि देखो उस समय पर क्या था, मिड एशिया में एक शक्ति बनकर उभर रहे थे उज्बेक उनको हम कहते थे, और उन्हीं उज्बेकों का कमांडर था एक आपका, उसका नाम था सैबानी खां। और बाबर जो है वो शिया मत का अनुयायी था, और आपका सैबानी खान जो है वो सुन्नी मत का अनुयायी था। तो सैबानी खान एक शक्ति बनकर के उभर रहा था, और 8 महीने के बाद में उसी सैबानी खान ने बाबर को लौटने को मजबूर कर दिया। अब बाबर का सपना तो ये था कि मिड एशिया में कंट्रोल बनाना है, उसके लिए समरकंद को कंट्रोल करना होगा। अब समरकंद पर कंट्रोल क्या वो बार बार कर पा रहा है, यहाँ पर मुझे बताएं। और जब उसका तीसरा प्रयास हुआ तो यहाँ पर उसको ये दिख गया कि यार अपना जीवन तो शायद भटकते हुए गुजरेगा, और जो अपना उद्देश्य है वह हमको हासिल नहीं होगा। और इसी के बारे में कहते हैं कि तीसरे प्रयास में जब वह सफल हो गया, बाबर तो घाटियों में घूमता फिरता था अपने कुछ सैनिकों के साथ में, और वहां पर उसने बाबर ने स्टेटमेंट दिया था कि मैंने कोई भी 2 रमजान एक जगह नहीं मनाई, कोई भी 2 रमजान। तो इस स्टेटमेंट से आप ये समझ सकते हैं उसके शुरुआती दिनों में वो कह रहा है कि मेरा जीवन जो है एक भटकाव का जीवन है, एक अस्थिर जीवन है, और जो उद्देश्य बनाया हुआ है उसमें मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन इसके लिए खुशी की बात हुई बड़ी 1510 में क्या हुआ, 1510 में यहाँ पर आपका एक हुआ था मर्व वॉर। क्या बोलेंगे? मर्व वॉर। ये भी वापस लेके चलूंगा मैं, थोड़ा 1510 में थोड़ा आगे ले गया मैं आपको। मर्व वॉर में क्या हुआ था कि एक शासक आया था मध्य एशिया में, इस्माइल शाह, और इस्माइल शाह ने इसका जो अपोनेंट था सैबानी खां उसको मार गिराया, समझ रहे, जिसने इसको 3 बार असफल किया। तो यहाँ किसकी वजह से? उज्बेक वर्सेज उज्बेक, याद रख लेना आप कि उज्बेक यहाँ पर थे, और उज्बेकों में भी मैंने आपको बताया कौन, सैबानी खां वर्सेज। यहाँ पर जो असफल हुआ वो उज्बेकों की वजह से असफल हुआ, और वो उज्बेकों को मार गिराया शाह इस्माइल ने। तो बड़ी शक्ति अब कौन हो गया? शाह इस्माइल। अब यहाँ पर बाबर ने साथ दिया शाह इस्माइल का, और शाह इस्माइल के साथ में कहते हैं उसने फिर से समरकंद पर नियंत्रण किया 1511 में। लेकिन वहां पर फिर से उसके बारे में ये मत प्रचलित हो गया कि ये जो बाबर है ये तो आपका सिया मत का अनुयायी है, और ये सियाओं से प्रभावित है, इसको यहाँ पर शासन नहीं करने देंगे, और उसको कहते हैं कि वहां से खदेड़ दिया गया। और एक युद्ध में फिर से उज्बेक शक्ति बन के उभरे, उनका एक नया नेता आया अब्दुल्ला, यानी कि सैबानी खां तो मारा गया 1510 में मर्व वॉर में, उनका नया कमांडर कौन है? अब्दुल्ला ने फिर से बाबर को मार के भगाया। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि बाबर क्या समरकंद को लेकर के सफल हो पा रहा है? ये उन सबके लिए मेरा आंसर है जो ये कहते हैं कि बाबर को नौता दिया गया। इसलिए मैं आपके विजन को क्लियर करना चाह रहा हूँ कि बाबर आपका साथी, बाबर आपका, मुझे बताएं आप लोग सफल हो पा रहा है? आप कहेंगे नहीं, बाबर सबको दिख गया, इधर तो जा नहीं सकता, ठीक है, इधर ऐसी कोई स्थितियां नहीं, मंगोल उधर से मेन ओरिजिन है, तो उसके पास विकल्प कौन सा बचा? सिर्फ और सिर्फ भारत आने का। यानी अगर वो साम्राज्य अपना विस्तार कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आपका भारत की तरफ आकर के, यानी पूर्व की तरफ आकर के कर सकता है। पश्चिम के उसके सारे प्रयास असफल हो चुके थे, लेकिन बाबर हार मानने वाला व्यक्ति तो था नहीं। मैंने अभी उसके चरित्र के बारे में आपको बताया कि वो तो एक लड़ाका आदमी था, कभी हारना ही नहीं है जीवन में। उसने यही मैसेज अपनी सेना को दिया, आप आगे चल के समझेंगे, नोट करें एक बार। ऐसे आपका अब्दुल रज्जाक को गद्दी से हटा दिया गया। पिता के बाद में गद्दी पर ही बैठता, लेकिन वहां के बहुत सारे लोगों ने मिलकर इसको हटा दिया। यानी कि वहां पर एक आपका सरदार हुआ करता था, उसको बोलते हैं मुकीम नामक व्यक्ति ने इसके चाचा के बेटे को उसकी मौत के बाद में गद्दी से हटा दिया। तो वहां पे बहुत सारे सरदार जो किसके पक्ष में थे, अब्दुल रज्जाक के या उलुग बेग मिर्जा के पक्ष में थे, उन सबने विद्रोह किया इस बात के लिए कि भाई सिंहासन तो इसको मिलना चाहिए। अब इस सबको वॉच कर रहा था बाबर। याद रखना, बाबर मतलब कहते हैं ना कि भाई उसके बारे में 2 शब्द आते हैं कि वो एक बहुत, ये तो नहीं कह सकते कुशल प्रबंधक था, लेकिन वो दूरदर्शी बहुत था। अब उस तरह तो उसका जो साम्राज्य विस्तार हो नहीं पा रहा है, तो उसने कहां पर इंट्रोड्यूस किया? वो घुसपैठ करता फिर आपका अफगानिस्तान में, यही एक अंतिम विकल्प हो सकता है। और इस समय बाबर ने एंट्री की यहाँ पर, और किसकी हेल्प की? अब्दुल रज्जाक की, सीधी सी बात है। और यहाँ पर सीधा आक्रमण किया, तो इसको नोट करना आप। बाबर ने निरंतर प्रयास उसने किया इस बात के लिए, ठीक है। अब निरंतर प्रयास से क्या मतलब है? क्योंकि उसने अपने जीवन में इतनी लड़ाइयां लड़ी कि वो सीख चुका। अब जब वो इसको सीख चुका है, जैसे मान के चलो मैंने आपसे कहा कि भाई मंगोल तो उसके वंशज है ही, एक तो उसकी तरफ उन 2 खूंखार दरिंदों का ब्लड उसके अंदर है। तैमूर लंग कौन है? वो खूंखार दरिंदा था। चंगेज खान कौन है? खूंखार दरिंदा है। तो इन दोनों का ब्लड उसके अंदर डोल रहा है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या है कि भाई उसने उज्बेकों से युद्ध लड़ा, अफगानिस्तान आया तो अफगानों से युद्ध लड़ा, उसने तुर्कों से लड़ाई लड़ी, उसने मंगोलों से लड़ाई लड़ी। मतलब उसके जो अनुभव है, मिलिट्री एक्सपीरियंस, वो बढ़ते चले गए। भैया समरकंद कहां? समरकंद भैया उज्बेकिस्तान में है। बात क्लियर है? यानी बाबर के बारे में एलन श्रीवास्तव ने लिखा है कि बाबर इतना ताकतवर था कि अपनी बाहों में 2 सैनिकों को भर के एक किले की दीवार पर दौड़ सकता था। बाबर ने इस भारत की नदियां सारी की सारी तैर करके पार की। स्वयं बाबर प्रत्येक दिन 80 मील की सवारी किए बगैर सोता नहीं था। अब जो इतिहासकार लिख रहे हैं उसको कैसे आप झुटलाएंगे? बताओ। आप कहोगे नहीं जी, हमें तो नया इतिहास लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए बाबर को पोलियो था। बाबर बस पड़ा रहता था एक खाट पर, और कोई राजा था, ज्यादा थे, और कहते हैं कि अब जैसे आप कंपैरिजन करो राणा सांगा से, अगर हम कि भाई जो संग्राम सिंह जी थे उनसे अगर हम कंपैरिजन करें बाबर का, तो बाबर कहां पर टिकता है? तब तुलनात्मक अध्ययन होगा। खानवा की लड़ाई से पहले एक ज्योतिष ने यह बोल दिया था कि ये जो युद्ध है ये राणा सांगा जी के पक्ष में जाएगा। उसके सैनिकों ने सुना कि राणा सांगा जी के शरीर पर 80 घाव हैं, उन्होंने 100 युद्ध लड़े हैं, कोई नहीं आ रहा। ऐसा सेना की तो हालत खराब हो ही जानी है। उसको पता चला यार 7.5 फीट के है वो, और जिसके तलवार लगेगी उसके 2 हिस्से होने हैं। ताकतवर तो बाबर भी था। बाबर ने जब ये सुना कि उसकी सेना डिमोटिवेट हो रही है, उसके सैनिकों में स्थिति हो गई, तो उन्होंने कहा भाई साहब हम तो उल्टे जाएंगे, हमें नहीं लड़ना, हमें नहीं रहना। तब बाबर ने जो वहां पर स्पीच दी, उसने जो उसकी सेना के अंदर उत्साह भरा, उसने अपने सैनिकों से जो कहा ना कि मैं तुमसे अब कभी जीवन भर तमगा कर नहीं लूंगा, उसने जो अपने सैनिकों से कहा कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, और आज ही से मैं शराब का त्याग करता हूं, लेकिन तुम भी कुरान की शपथ लो कि मरते दम तक लड़ोगे, और इसके बाद में जिसे जहां जाना है वो जा सकता है, जिसे वापस लौटना है वो लौट सकता है। तो कहते हैं उसकी सेना के अंदर जो, यही कमांडर की पहचान है। मैं तुमसे बोलूं कि तुम मेरी सेना हो और अभी भी तुम्हारे अंदर जोश ना आए तो तुम्हारा खून ठंडा हो चुका है, वो हीटर मैं कहां से लाऊं? उसकी सेना लड़ी। 16 मार्च पढ़िए सुबह 9 बजे क्या हुआ था खानवा के मैदान में, फतेहपुर सीकरी के पास में, फतेहपुर सीकरी 10 किलोमीटर। कौन पढ़ेगा? मैंने तो पढ़ लिया, तो मैं तुमको बता रहा हूं, तुम कब पढ़ोगे? झूठे इतिहास को पढ़ते पढ़ते तुम्हारे दिमाग में जंग लग चुका है। आओ एक बार पढ़ें। चलिए जी, आप पूछता हूं सभी साथियों से कि बाबर ने भारत में आने के लिए कितने युद्ध किए? एसएससी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, 2022 सीजीएल प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि बाबर ने भारत विजय के लिए कुल कितने युद्ध लड़े। अक्सर साथियों को एमसीक्यू प्रैक्टिस में बताता भी हूं। 5 युद्ध लड़े भैया, 4 लड़े, 4 युद्ध लड़े। सबका आंसर गलत है। जिन साथियों को कुछ दोस्त स्टूडेंट्स हमारे लिख रहे हैं 8 वॉर, वो एकदम से सही है। सही आंसर है कि बाबर ने भारत को विजित करने के लिए कुल 8 युद्ध लड़े। फिर पढ़ो फिर चुपचाप, जो पढ़ा रहा हूं, ठीक है।
भारत के सिंध क्षेत्र में जो आपका क्या निवास करते थे, यूसुफजई जाति, यूसुफजई जाति, बाजोर और बहरा। बाजोर क्षेत्र पड़ता था यहाँ पे, बाजोर और बहरा को उसने जीता, क्योंकि ये लोग विद्रोही जाति थी एक यूसुफजई, इसका उसने दमन किया और इन दो क्षेत्रों को जीता, वापस लौट गया। अरब अभियान के बाद वापस लौटा, वापस चला गया। 1519 फिर से आया, 1519 के एंड में पेशावर को जीता, फिर से वापस चला गया। यहाँ पर आकर के उसके 4 आक्रमण हैं और ये 4 आक्रमणों के बारे में इतिहासकारों ने लिखा है कि बाबर को इससे भारत का सीमा ज्ञान हुआ, भारत की संस्कृति को उसने समझा। यहीं पर वह जान गया कि यह भारत जो है एकजुट भारत नहीं है। यहाँ हिंदुत्व का नारा लगाने वाले बहुत लोग मौजूद हैं, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर एकजुटता उनके अंदर बिल्कुल नहीं है। उनके अपने निजी स्वार्थ हैं और कभी जब धर्म और निजी स्वार्थ में से चुनने को आएगा तो वो निजी स्वार्थ को चुनेंगे। यहाँ पर बाबर ने ये पहचाना, और जब इसको बाबर पहचानता है तो तब वो मुख्य लड़ाई लड़ता है। कौन सा देखेंगे, आपका 1526, 21 अप्रैल 1526 लिखेंगे। 5वां युद्ध है बाबर, कौन सा है, 5वां युद्ध, मिटा के लिखते बात करते हैं। अगर मैं कंपैरिजन करूं उस समय की बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाओं का, तो बाबर के पास सेना कम है। बाबर के पास में कहा गया है कि बाबर के पास जो सेना थी संभवतः वो 25,000 थी, और वहीं पर इब्राहिम लोदी के पास 40,000 की सेना थी। यानी इब्राहिम लोदी के पास सेना ज्यादा थी। इब्राहिम लोदी के पास हाथी भी थे, लेकिन बाबर लेके आया भारत में क्या, तोप। देखो बारूद तो भारत में मुगल पहले भी ले आए, मुगल नहीं सॉरी मंगोल, बारूद तो मुगल इंट्रोड्यूस कर चुके थे भारत में, लेकिन तोप कभी भारत में नहीं आई थी, कैनन कभी भारत में नहीं आई थी। और बाबर लेके आया अपने साथ में तोप, अपने साथ में बाबर लेके आया बंदूकें। इब्राहिम लोदी लड़ रहा था तलवारों से, AK-47 की गोलियों को तलवारों से काट देंगे। आज के समय में जैसे आप बोलो सामने से कोई AK-47 लेके आ जाए और तुम बोलो मैं लाठी से गोली रोक दूंगा सारी, ये बहादुरी है या पीछे रह जाना है, समय के अनुरूप खुद को अपडेट ना कर पाना है। ये बोले इजराइल को हम घूसों से मारेंगे, हमारे पहलवान उनको चाइनीज छोटे छोटे से होते हैं उनको पटक पटक के मारेंगे। ऐसे वॉर लड़ा जाता है? मूर्खता से क्या तुम वॉर लड़ सकते हो? वॉर लड़ा जाता है फ्रंट पे आपकी मशीनरी और ऑटोमेशन कितना अपडेटेड है। इब्राहिम लोदी को उसने धूल चटा दी, 7 दिन युद्ध चला वो। इब्राहिम लोदी, मैंने कहा इब्राहिम लोदी भी कमजोर नहीं था, वो एक सैनिक की तरह अंतिम समय तक लड़ा, लेकिन अंतिम समय में क्या हुआ, मारा गया युद्ध भूमि में। भारत में एकमात्र शासक है जो युद्ध भूमि में मारा गया। मारे जाते लोग युद्ध भूमि में, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट सेना मारी जाती, राजा पहली बार मारा गया। तो बाबर की विजय के कारण क्या थे वो लिखें। तब बाबर ने आपका पानीपत के प्रथम युद्ध में रूमी और उस्मानी विधि का इस्तेमाल किया था, तो वो भी इसी से संबंधित है, तुलमा नीति से। रूमी और उस्मानी विधि, रूमी और उस्मानी विधि क्या थी कि तोप किस तरह से सजेंगी और किस तरह से रखी जाएंगी और किस तरह से वो आगे बढ़ेंगी, ठीक है, रूमी एंड। तो जब बाबर के तोप से गोला छूटा तो इब्राहिम लोदी के हाथी वापस भाग गए, और इब्राहिम लोदी के हाथियों ने फायदा पहुंचाने की बजाय अपनी ही सेना को कुचला। सामने से तोप चली और इसके हाथी उल्टे भागे, तो वो बड़ी सेना भी किसी काम की नहीं रही। जो आपका बाबर की तुलना में अगर कहीं लगभग ये कहा जाता है 1:2 इनकी सेना का अनुपात था, 20,000 और 40,000 की सेना थी, तो वो सेना वापस भाग गई और इब्राहिम लोदी 7 दिन के बाद में उस युद्ध में मारा गया। ऐसा भी नहीं था कि कमजोर है, लेकिन याद रख लेना इब्राहिम वो भी जीवित है। यार मैं तुम्हारा क्या करूं, कह रहे सर आप तो जो है सारा वाइट से लिखने लगे भाई, नोट करने। बाबर का शुरुआत में मोटिव यही था कि जो वॉर हम यहाँ लड़ेंगे उस वॉर के बाद में वापस जाएंगे। मेन मोटिव उसका क्या है, समरकंद। कमाल की बात है, आप एक अच्छे स्टूडेंट है, तो उसका तो मेन मोटिव समरकंद ही है। तो यहां पर वो क्यों रुकेगा, इस कारण का अध्ययन करना है आपको। तो बाबर ने बाबरनामा में लिखा है, बड़ी कमाल की बात है कि हम पानीपत का प्रथम युद्ध तो जीत गए, लेकिन भारत के लोगों ने अपने घर बंद कर लिए, गांव खाली कर दिए, और जो मुख्य शहर थे उनके दरवाजे बंद कर दिए गए। हमारे सैनिकों को खाने तक के लिए अनाज नहीं मिला, हमारे घोड़ों को खाने तक के लिए कोई राशन नहीं मिला, और मैं और मेरे सैनिक यहाँ अनाज के लिए भटकते रहे। तो जो आप सोच रहे हैं ना कि पानीपत का प्रथम युद्ध उसके शासन की शुरुआत बन गया, इसका दूसरा पहलू यह है कि पानीपत का प्रथम युद्ध उसके जीवन की कठिनाई बन गया। और जब जीवन में कठिनाई आई और कोई व्यक्ति खड़ा होकर के ये बोले दुगने उत्साह के साथ में कि हम लड़ेंगे कठिनाइयों से, तब वो व्यक्ति वॉरियर बन जाता है। इन कठिनाइयों में भारत की जलवायु उनके अनुकूल नहीं थी, गर्म जलवायु थी इधर। इन कठिनाइयों में बाबर ने यह कहा कि इन कठिनाइयों से लड़ेंगे और भारत में ही रहेंगे। अगर ये हमें लाचार करना चाह रहे हैं तो अब तो हम भारत में ही रहेंगे और रह करके लड़ेंगे। कहते उसकी सेना जिसका मन अभी तक ये था कि वो वापस जाएगी, उस सेना के अंदर कहते उत्साह की, क्योंकि अगर आपके मन में एक स्पेस है कि आपको कहीं जाना है, वापस जाएंगे वापस जाएंगे, तो आप उस तन्मयता से काम ही नहीं कर पाओगे। और जब वहां पर रहे तो उन्होंने देखा दिल्ली के पास में टारगेट अगला कौन सा है, तो उस समय पे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बाबरनामा में, बाबरनामा कोई ऑथेंटिक देश मत समझ लेना तुम, क्योंकि बाबरनामा जब बाबर लिखता था, बाबर हर जगह लिखता था आज मैं यहाँ पर गया और मैंने ये युद्ध लड़ा, तंबू में रहता था, बारिश पड़ जाती थी, उसके सैनिक कंबलों से ढकते थे, बाबरनामा को बचाओ, बाबूजी मालिक आदमी किताब है इसको बचाओ। तो कहते कई बार तो किताबें गल जाती, कई बार तो उसके जो पन्ने हैं वो खराब हो गए, कई बार उनकी सही खराब हो गई, कई वर्षों का वर्णन ही बाबरनामा में नहीं मिलता। अब बाबरनामा में उसने लिखा है कि उस समय जब मैं भारत में आया तो भारत में सिर्फ 2 हिंदू राज्य थे, एक विजयनगर और एक आपका मेवाड़, जबकि खानदेश और उड़ीसा में भी हिंदू राज्य थे, तो उसने जिक्र नहीं किया। तो बाबरनामा एक ऑथेंटिक सोर्स नहीं हो सकता। उसने लिखा है दक्षिण में विजयनगर एक हिंदू साम्राज्य था और यहाँ राजस्थान में आपका राणा सांगा थे। तो राणा सांगा आगरा, मैंने आपको कहा था कि वो कतौली युद्ध में हरा चुके थे आपका। तो अगला टारगेट क्या है, क्योंकि राणा सांगा भी ये सोचते थे कि बाबर बाहर से आया, बाबर वापस चला जाएगा, लेकिन जब बाबर ने ये डिसीजन कर लिया कि मैं यही रहूंगा, तो अब दोनों के कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए, दोनों के बीच में फिर आपका एक मतलब संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें राणा सांगा ने आरोप लगाया बाबर के ऊपर और ये कहा कि तुमने जो बयाना धौलपुर कालपी जीता है ये तुमने तुम्हारे अवैध कब्जे हैं। और वहीं पर बाबर कहते बाबर ने एक आरोप लगाया, जैसे कि इतिहासकार LP शर्मा ने लिखा है, उन्होंने कहा कि बाबर ने राणा सांगा पर आरोप लगाया कि तुमने मुझे युद्ध में साथ देने का आश्वासन दिया था लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं दिया, और इस कारण की वजह से दोनों लोग भिड़े और वो वॉर हुआ, खानवा का युद्ध। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में दूसरा युद्ध कौन सा है आपका इसके बाद में, क्या बोले, अनुपात 2 है। इस समय तक कहते बाबर की सेना में जो है आपका 40,000 सैनिक हो चुके, और राणा सांगा जी की सेना में थे इस समय पर 80,000 सैनिक। तो सेना बड़ी किसके पास है, साथ में ज्योतिष की घोषणा भी हो चुकी थी कि भैया जीतेंगे तो इस युद्ध को राणा सांगा 80 घाव हैं, 100 युद्ध लड़े हैं। तो इसके सैनिकों को मैंने कहा ना कि इसने अपने सैनिकों को संदेश दिया, और यहीं पर बाबर ने उस संदेश को कहा जाता है जिहाद का नारा, जिहाद का नारा। और जिहाद का नारा उसने दिया, और इसी जिहाद के नारे यानी कि जो उसने वहां पर जबरदस्त भाषण दिया, जो स्पीच दी, जो मैंने अभी आपको बताई थी थोड़ी देर पहले, कहते उसकी सेना कुरान की कसम खा करके, शपथ खा करके अंतिम दम तक लड़ी, और अंतिम दम तक लड़ते लड़ते उन्होंने वो युद्ध जो उनके पक्ष में नहीं था उसको जीत लिया। इस युद्ध में राणा सांगा घायल हुए, कहते हैं झाला अज्जा ने उनका मुकुट पहरा, लेकिन सेना का जो उत्साह है वो घटता ही रहा।
और जो सेना का उत्साह घटा और इधर जो बाबर ने अपनी सेना का उत्साह बढ़ाया, तो इस युद्ध में बाबर की जीत। बाबर ने बहुत सारे विरोधियों को इकट्ठा किया, कहते हैं उनके सिरों को कटवा करके उसने एक ऊंची मीनार इकट्ठी की और उन कटे हुए सिर पर चढ़ करके उसने खुद को गाजी कहा। खुद को क्या कहा उसने? गाजी, विधर्मी का कत्ल करने वाला। यहीं पर उसने क्या बोला? गाजी की उपाधि धारण की, एक्सेप्ट द टाइटल ऑफ गाजी, गाजी की उपाधि धारण की। राणा सांगा इस युद्ध में घायल हो चुके थे और इस युद्ध के बाद में कुछ दिनों के बाद में 1528 में उनकी आपका डेथ हुई, 1528 1528 में। तो इस युद्ध को भी कौन जीता? अभी तक बाबर भारत में जब से आया है क्या उसने कोई युद्ध यहाँ पर बताओ हारा? अभी तक बताएं फटाफट से। एक तो अभी ये पूछ रहा है सर पानीपत का युद्ध किसने जीता बताओ? जीवन था तो कितने वर्षों का स्थिर जीवन हो गया बाबर का? 1494 से काउंट करिए 1527 तक कितने वर्ष हो गए? तो आप कहेंगे भैया कुल मिलाकर के 33 वर्षों से वो भटक ही रहा था। 33 ईयर्स, इमेजिन करिए। तो यहाँ पर आकर के भारत में जो केंद्रीय मतलब उस समय पे सबसे बड़ी शक्ति राणा सांगा थे, अगर हम भारत के बाकी राजाओं से कंपैरिजन करें दिल्ली के आसपास में। और जब यहाँ पर बाबर की जीत हुई तो सीधी सी बात है उसकी जो सेना थी उसके अंदर एक उत्साह दौड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर बाबर का अस्थिर जीवन खत्म हो गया। फिर इसने देखा कि इसने किस किसने हेल्प की थी, किस किसने हेल्प की थी, आपका इसमें है बाबर इस युद्ध को भी जीता, विजयी हुआ। 1 घंटे का युद्ध है बस। कितनी देर का युद्ध है? 1 घंटे का युद्ध सिर्फ। कहते हैं कि बाबर ने मेदिनी राय को सिर्फ 1 घंटे में हरा दिया, उसके किले से लड़कियों का अपहरण कर लिया बाबर ने। अब बाबर को तुम ये मत समझ लेना कि हम कहीं भी ये नहीं कह रहे कि बाबर बहुत चरित्रवान व्यक्ति है, हम सिर्फ बाबर को कह रहे हैं कि वो एक खतरनाक लड़ाका है, उसकी जो मिलिट्री एक्सपर्टीज है वो खतरनाक है। लेकिन यहाँ पर उसने मेदिनी राय की एक लड़की को तो गिफ्ट किया, अपने बेटे हुमायूं को, एक बेटी को गिफ्ट किया कामरान को। तो यहाँ से उसके बाबर के बारे में पता चलता है कि वह बहुत चरित्रवान व्यक्ति नहीं था, या हम कहें तो बिल्कुल भी चरित्रवान नहीं था। तो यहाँ से उस कंक्लूजन को हम निकाल सकते हैं। तो चंदेरी का युद्ध हुआ 29 जनवरी 1528 को, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना इससे पहले बहलोल लोदी के बारे में। बहलोल लोदी को आप चरित्रवान कह सकते हैं क्योंकि बहलोल लोदी ने मल्लिका जहां जो उसके शासन के विरुद्ध जौनपुर के शासक को भड़का रही थी तो उसने क्या किया था? उसने रेस्पेक्ट दिया था। तो वहां पर आप बहलोल लोदी को चरित्रवान कह सकते हैं। बात क्लियर है? तो इसमें आपका मैंने कहा था कि भाई यहाँ पे दो चीजें मैंने आपको बताई थी। हसन खां मेवाती तो क्या हो गया था? इस युद्ध में मारा गया था। राणा सांगा इस युद्ध में घायल हो गए थे। महमूद लोदी मैंने कहा था भाग गया था। आलम खां जो चाचा है इब्राहिम लोदी का, ये भी भाग गया था। और ये लोग जब भाग करके पहुंच गए थे बंगाल, और बंगाल में एक शासक था नुसरत खान जो इनसे कह रहा था हाँ भाई साहब हम दिलाएंगे तुमको दिल्ली की गद्दी, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है, हम तुम्हारे साथ हैं और बाबर बाबर मारेंगे। तो दे दिए होंगे उसने उनको, दो लगा के उसकी पार्टी में कह रहा है भाई साहब हम देख लेंगे अपना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी बात कर रहे हो तुम? क्या हो तो अभी मारें रात में, सुबह की छोड़ो अभी रात में। नहीं भाई साहब सुबह मार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। अरे नहीं तुम बोलो तो अभी रात में ही, अभी तुरंत इधर उधर रफा दफा 2 मिनट में मामला शांत। बाबर के अंदर इतने छेद करेंगे बाबर कंफ्यूज हो जाएगा कि हंसे कहां से। ऐसे डायलॉग दे दिए होंगे अपना आगे, तुम अपने आप जोड़ लेना। तो क्या बोलेंगे? तो भैया यहाँ पर इसमें जो इनको कौन कौन लोग थे, बाबर वर्सेज हल्के में गिरा था बाबर को। सबसे पहले बाबर के पैरों में यही लेटा था नुसरत खान, जिन्होंने बोली भाई साहब रात जो है ना ज्यादा होगी थी थोड़ी, आई एम रियली सॉरी, आज के बाद नहीं करूंगा ऐसी बात, ऐसी बात रखे कोई बात नहीं, तो अपना बच्चा है बेटा, तो अपना हो जाती है गलती, दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो क्या बोलेंगे? बाबर, महमूद लोदी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी दरअसल में पहले बाबर की ही सेना में था, यानी खानवा का जब वॉर लड़ा गया या चंदेरी का जब वॉर लड़ा गया तो शेरशाह सूरी इसी की सेना में था। और बाबर ने हुमायूं को सचेत किया था, एक बार बगीचे में शेरशाह सूरी तलवार से काट करके सेब खा रहा था, तब उन्होंने कहा था कि देखो अगर तुम्हारे सिंहासन के लिए कोई खतरा बढ़ेगा तो वो एक ये कमांडर है, इसके प्रति हमेशा सतर्क रहना। और हुमायूं नहीं रह पाया, वो बाबर की जो लेसन था उसको नहीं सीख पाया। तो तुम में से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं कुछ सिखाऊंगा नहीं सीख पाएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सीख जाएंगे। तो जरूरी थोड़ी है कि कोई सीख दी गई और उसको कोई सीख ही पाए। तो यहाँ पर ये शेरशाह सूरी पहले इसी के पक्ष में था, लेकिन शेरशाह सूरी को भी ये लगा कि भाई हम कर सकते हैं, बाबर की कुछ कमियां मैं जानता हूँ, बाबर एक कुशल प्रबंधक नहीं है, अगर उसकी सेना पर एक ऑर्गेनाइज तरीके से वॉर हो तो उसको हराया जा सकता है। महमूद लोदी, नुसरत खान, तो महमूद लोदी इस युद्ध में आपका जो है पहले तो इसका रिजल्ट जान लीजिए, क्या बोलेंगे? इसमें ये विजयी हुआ है, विजयी हुआ पास में या नहीं। तो यहाँ से हम बात करें तो ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र ये किसके अधीन आ गया भैया? तो बाबर ने 4 साल में इतना भारत, मतलब मुख्य 4 साल तो 1526 से 1530 जो उसका शासन है, क्योंकि दिल्ली तो 1526 में जीती उसने, तो पहले दिल्ली थोड़ी ना जीत ली थी। कुल मिलाकर के कहें तो 1518 से उसके अभियान शुरू हुए और 1529 तक उसके जो अभियान 11 वर्षों में उसने इतना साम्राज्य इकट्ठा किया। ठीक है, चल और थल दोनों पर लड़ा गया। ये बात हमने जान ली। घाघरा का युद्ध चौथा है। तो कौन कौन से 4 युद्ध लड़े? पानीपत, खानवा, खानवा के बाद में चंदेरी लिखता है बाबर ने, भारत के मासूम के बारे में लिखा। इवन बाबर ने एक बहुत अच्छी बात लिखी यहाँ पर, हमारी जो सावन है उसके बारे में। उसने कहा दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर 2 बार ये देखने को मिल जाता हो और अच्छा मौसम भारत में 2 बार आता है। बारिश के बारे में भी लिखा कि यहाँ पर कभी कभी तो दिन में एक ही दिन में 10 15 15 20 20 बार बारिश हो जाती है। ठीक है, तो लेकिन बहुत सारी इसने कमियां भी लिखी कि भारत में, जैसे कि उसने लिखा था आपका हमाम नहीं है, गर्म पानी के कुएं नहीं है भारत में, इस तरह की चीजें उसने लिखी है उसमें। तो वो कोई हिस्ट्री का बहुत अच्छा सोर्स नहीं। क्या बोलेंगे? ये है याद रखेंगे। जब उसने 1529 में वॉर लड़ा आपका घाघरा का, तो उसके बहुत सारे सैनिक तो ऐसे थे जो वापस लौट जाना चाहते थे शुरुआत में, या नहीं, क्योंकि उन्होंने भारत में स्थितियां देखी कि भाई उनके सैनिकों से तो सब घृणा कर रहे हैं, तो उनको स्थितियां ठीक नहीं लगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने कहा था कि बाबर का एक विजन था कि वो उसको अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहता था। यहाँ पर स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए, आपको अपने लक्ष्य कभी नहीं भूलना है। नेवर। जब आप दोस्तों के साथ घंटों चर्चा में बिताएं, अनावश्यक चर्चा में, जब वो तुमसे स्त्रियों के बारे में चर्चा करते हो और तुम उसमें रुचि लेते हो, तो तुमको समझना होगा कि तुम्हारा लक्ष्य ये नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य कुछ और। हाँ, तुम्हारा लक्ष्य अगर वही है तो अपने उस लक्ष्य में बिजी रहो। बाकी जब इसके बहुत सारे सैनिकों ने फिर से ये मनसा जताई कि हमको तो वापस जाना है, तो जब उसके सैनिक वापस जा रहे थे तो उसने हुमायूं को उनके साथ भेजा था बदख्शा के लिए, स्थितियों का अवलोकन करके आओ कि हम फिर से पा सकते हैं समरकंद को या नहीं पा सकते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? बाबर की आत्मकथा हो गई, इसके बाद में लिखो कौन है इसका लेखक, राइटर है मिर्जा हैदर। और मिर्जा हैदर ने ये पुस्तक लिखी के समय बाबर के साथ, लिख लेना, एट द टाइम ऑफ बाबर मिर्जा हैदर रोट तारीख ए रसीद, तारीख ए रसीद। बाबर की मृत्यु, बाबर की मृत्यु ये हुई 1530 में, 1530 एडी में। क्योंकि बाबर बहुत अधिक शराब पीता था, बाबर के बारे में लिखा गया है, बहुत सारे नशों में वो संलिप्त रहता था और उसने अपने पूरे जीवन जो स्ट्रगल किया, जो संघर्ष किया, उस संघर्ष ने उसको बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया उसके अंतिम समय में।
उसके शारीरिक ताकतवर होने के बारे में मैं आपको लिख ही चुका हूँ। उसकी ताकत के बारे में क्या कहा जाता है कि वो 2 सैनिकों को अपनी बगल में दबा करके दौड़ सकता था। इवन उसके शरीर की ताकत के बारे में बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा है कि इब्राहिम लोदी, जिसको इसने पानीपत में हराया था, इब्राहिम लोदी की माँ ने धोखे से किसी इसके एक बावर्ची के जरिए इसको जहर दिलवा दिया था और जहर तक को बाबर झेल गया था। बाबर के शरीर को इतना ताकतवर लिखा जाता है, तो जहर तक को झेल गया। लेकिन मृत्यु तो सबकी होती है, बाबर की भी डेथ हुई। बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा बताएंगे? अगर मैं आपसे पूछूं डेथ ऑफ बाबर के बाद में रीन ऑफ बाबर, बाबर का जो शासनकाल है वो कब से कब तक रहा? शासनकाल 1526 से 1530 एडी तक का ये इसका शासनकाल है, हमेशा याद रख लेना। लास्ट स्टेज में ये हुमायूं को कहता है और समझाता है। तो इसने हुमायूं को जो समझाया उसके बारे में मैं तुम्हें भी समझाना चाहता हूं। ये हुमायूं को क्या समझा रहा है? इसने हुमायूं को समझाया कि संसार उसका है जो परिश्रम करता है। आवाज आ रही है नहीं? तो संसार उसका है जो परिश्रम करता है, किसी भी आपत्ति का मुकाबला करने से मत चूकना। परिश्रमहीनता और आराम एक बादशाह के लिए हानिकारक है। ए हुमायूं, तुम्हारे भाई चाहे जैसे भी हों, तुम्हारे भाई चाहे दोषी हों, उनके विरुद्ध कुछ ना करना। ये अपने बेटे हुमायूं को ये मैसेज क्यों देता है? क्योंकि अंतिम समय में इसने अपने बेटे हुमायूं को अपना सक्सेसर अनाउंस कर दिया था, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। याद रखना बाबर के 4 पुत्र हैं। कल पूछूंगा आपसे, अब महाद्वीप में बारूद का आगमन क्या बाबर ने किया? नहीं भैया, मैंने कहा बारूद के बारे में तो ज्ञान रखते थे मंगोल, और मंगोलों के द्वारा वो आ चुका था। मेहराब और गुंबद मैंने बताया था आपको साथी, मेहराब और गुंबद कला किसकी दी हुई है? ये आपका गुलाम वंश की देन है। ये हम वहां पर पढ़ चुके थे गुलाम वंश में, मैंने आपको बताया था कि मेहराब होता है, ये गुंबद होता है। तैमूरिड राजवंश की, क्या ये तैमूर श्रृंखला का या बोलो तैमूरों का वंशज है? एस्टैब्लिशमेंट द तैमूरिड डायनेस्टी इन द रीजन, क्या ये तैमूरों का वंशज था? इसने तैमूरिद राजवंश की स्थापना की। हाँ जी, तैमूरों का वंशज है, यानी कि जो मुगल है मंगोलों से या तैमूर से 5वीं पीढ़ी का वंशज, हमने आपको इसको बताया। युद्ध में तोपों का प्रयोग इसने किया। हाँ जी, तोप का प्रयोग किया इसने, तुलुगमा बोले रूमी